जा बीच से। फट नहीं होता तो बीच में नहीं आता राजकुमार सुशील। और मेरे होते हुए आप अहंकार को छू भी नहीं सकते। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, उज्जैनी की सेना इसे यहाँ से ले जाने के लिए आ रही है। वो दोबारा हम पर आक्रमण करना चाहती है। वो हमें और हमारी प्रजा को मारने आ रहे हैं अशोक, और तुम इसकी सुरक्षा कर रहे हो। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार सुशील, जो भी हो रहा है उसमें अहंकार का क्या दोष है? आपके पिता के द्वारा दिए गए वचन का यदि आप मान नहीं रख सकते तो मैं अवश्य रखूंगा। तू रोकेगा? है कौन तू? वही इस सम्राट ने अहंकारा की रक्षा करने का दायित्व सौंपा है। देखूंगा तुझे। अब आप निश्चिंत रहिए। सम्राट ने अपने वचन की पूर्ति के लिए मुझे आपकी सुरक्षा करने का दायित्व सौंपा है। आप विश्राम करिए। बस हम कुछ ही क्षण दूर हैं इन मोर वंशियों के महल से। हमने इन्हें चारों ओर से घेर लिया है। सम्राट बिंदुसार के लिए संदेशा लाया हूं। उज्जैनी की महारानी निहारिका जी ने भेजा है। यदि अनुमति हो तो संदेश पढ़कर सुना दूं। मगध सम्राट बिंदुसार मौर्य परतंत्रता की अति क्या होती है आप जानते हैं। जब किसी के पास स्वप्न देखने की स्वतंत्रता भी न रह जाए, और हम तो स्वप्न देखना ही नहीं उन्हें साकार भी करना चाहते हैं। अपनी भूमि को मगध से स्वतंत्र कराने का स्वप्न, अपने वर्चस्व का स्वप्न, अपने अस्तित्व का स्वप्न। और इसलिए उज्जैनी के साथ अश्वक, अवंतिम, मत्स्य और मल आपके ये 4 जनपद भी इस युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं, और आप हर दिशा से घिर चुके हैं। हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन अब आपके अधीन और नहीं। स्मरण रहे, यदि आपकी सेना हमें रोकने के लिए सीमा पर आती है तो भी आपकी रक्षा कर पाना असंभव है, क्योंकि हमारे कुछ विशेष सैनिक पाटलिपुत्र में भी घुसपैठ कर चुके हैं। हमारे राजा का वध कर अब आप उनका शव हमें लौटाने की बात कर रहे हैं, किंतु ऐसा करके आप महान बन गए ये मत सोचिएगा। स्वर्गीय राजा जी राज का दाह संस्कार अवश्य होगा। इसके लिए समस्त पाटलिपुत्र को चलना होगा। हम तो आत्महत्या की ठान चुके हैं, इसलिए हमें मृत्यु का कोई भय नहीं। यदि आप हमारा उन्माद देखना चाहते हैं तो देखिए।
युद्ध की तैयारी आरंभ करो। क्या शांति वार्ता से इसका हल नहीं निकाला जा सकता? संधि का कोई प्रयास संभव नहीं है। युद्ध की चुनौती दी है उज्जैनियों ने। यूं आक्रमण करके और घुसपैठ करके उन्होंने शांति वार्ता की संभावना ही नहीं छोड़ी। और ये समय ऐसा है कि सम्राट भी शांति वार्ता की बात करके दुर्बल प्रतीत नहीं होना चाहेंगे। इसलिए युद्ध अब निश्चित है। अच्छा है कि युद्ध हो रहा है। एक ही झटके में सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इस युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं होगा महारानी चारुमित्रा। आपको और राजकुमार सुशिम को तो बिल्कुल ही नहीं। स्पष्ट कहिए। परंतु यदि हम इस युद्ध से लाभ उठा सके तो हम हमारे पक्ष को और भी शक्तिशाली बना देंगे, जो हमें हमारे मुख्य उद्देश्य के और समीप ले जाएगा। उज्जैनी और 4 जनपदों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मैं किसी दलदल में फंसता जा रहा हूं। जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करता हूं, उतना ही अंदर धंसता जा रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि कालकोठरी की ओर प्रस्थान करें। तुम पहले नूर और श्यामक को वहां लेकर जाओ। राजमाता को लेकर मैं खुद आता हूं। जाओ। हम जानते हैं आप पर कितना दबाव है मीर। बिंदुसार ने बहुत अपमान किया है आपका। हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी अपमान इसी प्रकार होता रहा है। हम बाहर वाले ही हैं इनके लिए, कितना भी क्यों ना कर लें हम इनके लिए। हम बाहरी शक्तियों की उपेक्षा की गई है मौर्य द्वारा। अब आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है मीर, सियामक का भविष्य सुधारना। उसके साथ कभी ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ। उसे कभी अपने अधिकारों के लिए किसी पर आश्रित नहीं करना पड़े। और इसलिए हम बाहरी शक्तियों के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। सियामक को सिंहासन पर बिठाने का, मगध पर राज्य करने का। इस आह्वान का उत्तर युद्ध से प्राप्त नहीं होगा सम्राट। इन उज्जैनियों ने मेरे धैर्य की बहुत परीक्षा ले ली। उनके अपराध अक्षम्य हैं। आपका युद्ध में प्रवेश करना ये आंतरिक उथल पुथल, आंतरिक अस्थिरता को उत्पन्न करेगा। केवल 4 जनपद हैं, 4 जनपद जो रानी निहारिका को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजा जी राज के लाक्षागृह के षड्यंत्र की विफलता और राजा जी राज को राजद्रोह के लिए मृत्युदंड देने के पश्चात भी यह उज्जैनी मगध पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है। किंतु वो विजयी नहीं होंगे, ये वो भली भांति जानते हैं। इसीलिए कायरों की भांति प्रवेश किया, छुप छुप के, और आक्रमण नहीं कर रहे हैं। यदि किया होता तो मगध के सीमा से तुरंत हमें समाचार मिल जाता। सोच रहे हैं कि इस प्रकार वो शक्तिशाली प्रतीत होंगे, किंतु मुझे उन्हें उनका स्थान दिखाना है। पाटलिपुत्र में घुसपैठ करने का दंड देना है मुझे उन्हें, और वो मैं दूंगा। तुम थोड़ा विश्राम कर लो। कब से चल रहे हो? थक गए होगे। सम्राट ने मुझे एक दायित्व सौंपा है
और जब तक मैं उसकी पूर्ति नहीं कर लेता, विश्राम का विचार मेरे मन में उत्पन्न ही नहीं होगा। अशोक! पकड़ लो इस राजद्रोही की पुत्री को। क्या हो रहा है ये? अद्भुत! अंगरक्षक हो ना तुम सम्राट के, और उनके ही पुत्र को तलवार दिखा रहे हो। ये राजद्रोही हमारे शत्रु की सहायता कर रहा था, अहंकारा की रक्षा कर रहा था। मैं केवल सम्राट के आदेशों का पालन कर रहा हूं महारानी। उन्होंने राजाजी राज को वचन दिया था कि वो उनकी पुत्री को यहाँ सुरक्षित रखेंगे, और उस वचन का दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा है। यदि किसी को इस बात से आपत्ति है तो उन्हें सम्राट से बात करनी होगी। सियामक को सिंहासन तभी मिल सकता है जब या तो चाणक्य मरे या बिंदुसार। नहीं, मारेंगे नहीं उन्हें। हम उन्हें जीवित रखना चाहते हैं। अभी उन्हें इतना दुर्बल कर देना चाहते हैं कि वो अंदर ही अंदर टूट जाएं, और ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें सियामक को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ना रहे। लेकिन ये होगा कैसे? कैसे तोड़ेंगे हम बिंदुसार को? उसकी कमजोरी का इस्तेमाल कर। और उस कमजोरी का नाम है धर्मा। धर्मा? बिंदुसार की दूसरी पत्नी। क्या? हाँ, वर्षों पहले बिंदुसार जंगल में शिकार करने गया था, जहां उस पर आक्रमण हुआ वहीं उसे धर्मा मिली। बिंदुसार का उपचार धर्मा ने किया। बिंदुसार को धर्मा से प्रेम हो गया। उसने धर्मा से विवाह भी किया, और जिस दिन आप जस्टिन को सिंहासन पर बैठाने वाली थी, उस दिन बिंदुसार वापस लौट कर आया। रुकिए, रुकिए। उस धर्मा के उपचार की वजह से बिंदुसार ने हमसे विवाह तो कर लिया, लेकिन प्रेम उसने हमेशा उस धर्मा से किया।